साथियों नमस्कार। दाऊद इब्राहिम के बारे में अभी 2 दिन 3 दिन पहले खबर चल रही थी कि उसको जहर दे दिया गया है और उसकी हालत गंभीर है और वो मरने वाला है। तो साथियों, कल फिर भारत की सरकार की खुफिया एजेंसी ने इस बात का खंडन किया और ये बताया कि दाऊद को जहर देने वाली जो खबर थी वो गलत थी, झूठी थी। दाऊद अभी मरा नहीं है, दाऊद अभी जिंदा है। दाऊद इब्राहिम का नाम आप लोगों ने सुना होगा और जो पुराने लोग हैं उनको दाऊद इब्राहिम के बारे में, उसके कर्म कांडों के बारे में सबको पता होगा। जो नई पीढ़ी है उसने सिर्फ नाम ही सुना होगा, लेकिन दाऊद ने क्या क्या किया है इंडिया में, क्या क्या कारनामे किए हैं, कितनी लोगों की जानें ली हैं, ये शायद नई पीढ़ी को ना पता हो। तो इंटरपोल ने यह बताया है कि दाऊद ने मुंबई से अपने विश्वासी बावर्ची को बुलाया है खाना बनाने के लिए। तो हो सकता है किसी ने जहर देने की कोशिश की हो मगर वो विफल हो गया हो, फेल हो गया हो। तो साथियों, दाऊद इब्राहिम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने देखी है, सुनी है, पढ़ी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि दाऊद इब्राहिम कौन था और मुंबई में उसने कैसे राज किया, और बिना रहे भी मुंबई में वो आज भी अगर जिंदा है तो उसका डी कंपनी कैसे चलती है, ये मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा। 1955 में पैदा हुआ था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के जो पिताजी थे, जो फादर थे, वो कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में, और वो इतने ईमानदार थे, इतने अच्छे काम करते थे कि उनका प्रमोशन बहुत जल्दी हो गया और वो हेड कांस्टेबल बन गए। दाऊद इब्राहिम जब पैदा हुआ तब किसी मौलवी ने कहा था इनके पिता से कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम कमाएगा। इस बात को सुनकर दाऊद के पिता काफी खुश हुए। इब्राहिम कास्कर उनका नाम था दाऊद के पिता का, और उन्होंने इसके पैदा होने के बाद, इसके थोड़े बड़े होने के बाद इसकी शिक्षा पे काफी ध्यान दिया और इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराया इसका। मगर होनी तो कुछ और होनी थी, इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था कि इसको नाम कमाना है। तो कैसे कमाना है? दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ये चाहते थे कि दाऊद मेरा बेटा जो है ये पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, बड़ा पुलिस अफसर बने। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अफसर की जगह कोई और ही अफसर बन गया, किसी और ही लाइन में चला गया, डी कंपनी का सरगना बन गया और दुनिया का सबसे बड़ा डॉन जो कहा जाता है वो बन गया। थोड़ा बहुत मैं आपको दाऊद के पहले की हिस्ट्री बताऊंगा कि दाऊद के पहले मुंबई में क्या चलता था, और वहां पहले भी डॉन हुआ करते थे। तो मुंबई जो नगरी है वो अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने बसाई है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा बसाई हुई नगरी है। मुंबई पहले 7 टापुओं में बसा हुआ था, उसको जोड़ जोड़ के मुंबई नगरी बनी, और अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ डाली, आयात निर्यात का काम यहाँ से हुआ, बड़ा बंदरगाह बना, पोर्ट बना, चीज़ें आयात निर्यात यहाँ से होती रहीं। इस आयात निर्यात के आड़ में स्मगलिंग भी चालू हो गई, और स्मगलिंग करने वाले डॉन और जो गैंगस्टर बने वो सब वहीं पोर्ट के ही सब लेबर वेबर हुआ करते थे। तो जब शहर बड़ा हुआ, यहाँ रोजगार हुआ, तो बाहर से भी लोगों ने आना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचे किसान किसानी करने लगे, तमिलनाडु से लोग पहुंचे मजदूरी करने लगे, आंध्र प्रदेश से सुनार पहुंचे, वो ज्वेलरी की दुकानें खोलने लगे। इस तरीके से मुंबई में भीड़ बढ़ती गई, व्यापार बढ़ता गया, और फिल्म जगत भी वहां पे आगे बढ़ता गया, फिल्म इंडस्ट्री भी वहां पे काफी आगे बढ़ती गई। इसी बीच में जहां पे रोजगार सृजन बढ़ जाता है, जहां पैसा आने लगता है, वहां पे क्राइम भी अपने पैर पसारने लगता है। ये तो जग जाहिर है। जहां पे डेवलपमेंट होगा, जहां पे विकास होगा, जहां पे पैसा होगा, वहां पे क्राइम भी होगा, वहां पे चोरी भी होगी, वहां पे डकैती भी होगी। और वो भी समय के साथ साथ, जैसे समय विकसित होता है वैसे समय के साथ साथ जो क्राइम होता है वो भी अपने आप को डेवलप करता है और हाईटेक करता है। दाऊद से पहले जो डॉन हुआ करते थे, दाऊद के पहली पीढ़ी में, जो उसके इब्राहिम कास्कर की उम्र के जो हुआ करते थे, उसके पिताजी की उम्र के, उनमें थे वरदराजन, करीम लाला और हाजी मस्तान।
ये 3 लोग थे। हाजी मस्तान करीम लाला जो थे वो तमिलनाडु से आए हुए थे और ये मजदूरी करते थे, और इन दोनों ने धीरे धीरे स्मगलिंग शुरू कर दी। स्मगलिंग शुरू करके ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चोरी डकैती ये सब शुरू करने लगे, और बलपूर्वक जो है ये लोग डॉनगिरी करने लगे और इनका नाम काफ़ी चलने लगा। लोग इनसे डरने लगे, पुलिस तक इनसे डरने लगी, व्यापारी इनसे डरने लगे, और इसी का फ़ायदा उठा के इन लोगों ने अपना गोरख धंधा चालू कर दिया। अच्छा, डॉन बनने के लिए लोगों को पावर की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। तो उस समय पहलवानी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। जो ज़्यादा हट्टा-कट्टा होता था वो ज़्यादा दमदार होता था। तो वहाँ पे पठान गैंग आई। पठान गैंग जो आई, करीम लाला करके एक आदमी आया, वो पठानों का लीडर बना, और पठान गैंग जो जम्मू कश्मीर में पठान रहा करते थे हट्टे-कट्टे, वो भी काम लेने आया करते थे। तो उनके डील डॉल के हिसाब से, पहलवानी के हिसाब से उन लोगों को यही काम दिया गया कि तुम चोरी करो, डराओ धमकाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो। कुल मिला के बाउंसर टाइप के, मसल मैन टाइप के लोग हुआ करते थे, और उनसे लोग डरा भी करते थे। जो लोकल लोग थे वो डरा करते थे, व्यापारी उनसे डरा करते थे, और इसका फायदा जो है ये दोनों डॉन उठाया करते थे। करीम लाला भी तीसरे डॉन के रूप में निकल के सामने आया। इब्राहिम कास्कर हेड कांस्टेबल था जरूर, मगर वो उसका इतना मान था, उसको इतना मानते थे कि वरदराजन और करीम लाला की मीटिंग में वो बिना बुलाए, बिना इनविटेशन के चला जाता था, कोई उसको रोकता नहीं था। कुल मिला के डॉन भी उसको बहुत मानते थे। इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता था, उनकी स्मगलिंग में सपोर्ट करता था। तो इब्राहिम कास्कर का भी थोड़ा सा देखा जाए तो वो सपोर्ट इन लोगों को करता था। दिन बीतते गए, दाऊद बड़ा होता गया। दाऊद ने अपने 10 साल की उम्र में पहली चोरी जो की थी वो इब्राहिम कास्कर के मित्र रईस के गले की चैन चुराई थी उसने, और रईस ने देख लिया था कि इब्राहिम कास्कर का बेटा दाऊद ने ही हमारी चैन चुराई है। इब्राहिम कास्कर को इस बात का पता चला, और इब्राहिम कास्कर को काफ़ी तकलीफ हुई। उसने रईस से कहा, क्या मेरा बेटा ही था? बोला, हाँ आपका ही बेटा था। तो इब्राहिम ने दबे मन से कहा कि नहीं, आपका सोना आपको वापस मिल जाएगा, मैं देखता हूँ। इब्राहिम कास्कर घर गया और बेल्ट उतारी, और दोनों भाइयों को, दाऊद और उसका जो बड़ा भाई था, दोनों को बेहिसाब मारना शुरू कर दिया। पूरा मोहल्ला जाग गया कि हाँ आज कोई मारा जा रहा है। उसके बड़े भाई का नाम साबिर था। वो पढ़ता नहीं था क्योंकि उसका नाम कटवा दिया था इब्राहिम कास्कर ने। अब दाऊद भी नहीं पढ़ता था, दोनों आवारागर्दी करते थे। दाऊद मार तो खाया, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आया। कुल मिला के वो ढीठ था, और वो मार खाने से सुधरा नहीं और ना माना वो। हालांकि वॉलंटियर ट्रैफिक पुलिस में इसके पिता ने उसको लगवाया था ताकि थोड़ा इसका मन उस तरफ आकर्षित हो, मगर वो ऐसा था, वो मेहनत करने वाला काम नहीं करना चाहता था। उसको कहीं ना कहीं ये बड़ा बोर लगता था, बहुत खराब लगता था। तो धीरे धीरे उसने अपनी गैंग को बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ाते बढ़ाते उसने कुछ लड़कों की गैंगें इकट्ठा कर ली। तो उसका यही काम हुआ करता था, चोरी करना, चैन स्नैचिंग करना, मतलब छोटी मोटी चोरियाँ, घड़ी की स्मगलिंग करना, टप्पेबाजी करना। टप्पेबाजी उस समय बहुत शुरू हो गई थी कि दिखाई घड़ी और इम्पोर्टेड घड़ी दिखा के टप्पेबाजी कर ली, और जैसे ही कोई घड़ी लेके घर पहुंचा तो डब्बे के अंदर पत्थर निकला। तो कुल मिला के उसकी गैंग ने टप्पेबाजी भी शुरू कर दी थी। मगर उसकी रुचि जो थी वो फिल्मों में और क्रिकेट में बहुत थी। वो सुनील गावस्कर को बहुत पसंद करता था, नवाब पटौदी को बहुत पसंद करता था, उनके क्रिकेट उनको बहुत अच्छा लगता था। इधर वो फिल्मों में भी उसको बहुत इंटरेस्ट था। तो कुल मिला के वो शायद हीरो भी बनना चाहता हो। इंटरेस्ट था उसको फिल्मी जगत में और क्रिकेट जगत में। कुछ दिन बाद ये लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े। एक कोई नेता था, वो विधायकी लड़ा, यंग पार्टी के नाम से उसने वो पार्टी खोली, और इन लड़कों को उसने इकट्ठा किया और एक किया। हालांकि वो विधायक तो नहीं बन पाया, वो नेता, वो हार गया। मगर ये यंग पार्टी अब दाऊद की हो चुकी थी, और इस यंग पार्टी के नाम पर दाऊद के गुर्गे, दाऊद के लड़के वसूली करने लगे थे। किसी की शादी के नाम पर, किसी की मैयत के नाम पर वसूली इनकी चालू हो गई थी। अगर कोई पैसा देने से मना करता था तो ये दाऊद के नाम की धमकी देते थे, लोगों को डराते थे, और इस प्रकार उसका धंधा धीरे धीरे चल गया। वासु पठान करके जो डॉन था,
वासु पठान को इन सब बातों का पता चला कि ये हमारे नाम पे चोरी डकैती ये सब इसने शुरू कर दिया है। तो वासु पठान ने इब्राहिम कास्कर को बुलाया और बुलाकर काफ़ी लज्जित किया, और लज्जित किया तो इब्राहिम कास्कर ने उससे माफ़ी मांगी, हाथ पैर जोड़े उसके। वासु पठान ने धुतकार दिया उसको। वासु पठान की ये बात दाऊद को बहुत खराब लगी, बहुत बुरी लगी कि उसके पिता के साथ क्या किया गया है। हालांकि उस समय उसके पिता के साथ दाऊद नहीं गया था, उसका बड़ा भाई साबिर गया था। साबिर ने सारी बातें दाऊद को बताई कि ऐसा उसके पिता के साथ किया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि दाऊद को गुस्सा आया होगा तो उसने गोलीबारी ये सब चालू कर दी होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था उसने। दाऊद ने एक नया तरीका अपनाया था वासु पठान को लज्जित करने का। वो चाहता तो उसको मार भी सकता था, लेकिन मारने से अच्छा उसने समझा कि इसको बेइज्जत किया जाए। तो पठान जब मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था, बाहर आ रहा था, तब उसकी कार में इसकी गैंग ने, दाऊद के गुर्गों ने, दाऊद की गैंग ने खाली बोतलें फेंकना शुरू कर दिया और बल्ब फेंकना, लाइट के बल्ब फेंकना शुरू कर दिया। इतने फेंके कि उसकी गैंग के जो कुछ लोग थे वो घायल हो गए, छत पे छत हो गए, और वासु पठान को भी काफ़ी चोटें आई और वो कहीं ना कहीं बेइज्जत महसूस किया। उसका ड्राइवर उसको खींच के वापस ले गया, उसको बेइज्जती महसूस हुई, फील हुई। एक बार एक वाकया और हुआ ऐसा, फिर दाऊद के गुर्गे और हिम्मत बढ़ गई उनकी। इसके अड्डे पे जाके इसकी कॉफ़ी मशीन और बार बोतलें फोड़ना, कुल मिला के इसके जो अड्डे पे काफ़ी तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ करके इसको गिराने की कोशिश की, इसको नीचा दिखाने की कोशिश की, और इसमें दाऊद सफल भी हुआ। तो साथियों, ये सब दाऊद करता रहा, और धीरे धीरे इसकी गैंग मजबूत होती रही, बढ़ती रही गैंग इसकी। और जितने भी डॉन थे वो समझ चुके थे कि अब मुंबई में नया डॉन आ चुका है, नया डॉन का राज हो गया है। अब वो लोग बूढ़े भी हो चले थे, तो उनकी अब चल भी नहीं रही थी। हालांकि दुश्मनी दुश्मनी होती है, जब डॉन डॉन में दोस्ती होती है तो वफादारी में ये लोग स्मगलिंग और ये सब गंदे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, मगर जब दुश्मनी होती है तो एक दूसरे की जान का आदान प्रदान बहुत होता है। इसी का खामियाजा दाऊद के बड़े भाई साबिर को भुगतना पड़ा। दाऊद का बड़ा भाई जो था बहुत बड़ा अय्याश था, और वो कोठों में जाना पसंद करता था। तो कोठे में उसको एक महिला पसंद आई और उससे उसको प्रेम हो गया, और वो उस कोठे की महिला को कहीं बीच में लेके जा रहा था घुमाने के लिए अपनी कार से। उसको इस चीज़ का आभास नहीं था कि मेरे पीछे दूसरी गैंग के लोग लगे हैं हमको निपटाने के लिए। उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप देख रहा था, और आगे कहीं पेट्रोल पंप उसको मिला तो वहां पे जाके वो पेट्रोल डलाने लगा। पीछे से एम्बेसडर आ रही थी फूलों से सजी हुई। उसने सोचा होगा कि दूल्हा दुल्हन बैठे होंगे, कोई बारात वाली गाड़ी होगी, मगर जब उसने गौर से देखा तो उसके अंदर से उसके दुश्मन निकले, 4-5 लोग निकले, और उसकी गाड़ी पे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। साबिर के शरीर में 9 गोलियां लगी और उसकी गाड़ी में 19 गोलियां। कुल मिला के 25-26 गोलियों से उसके ऊपर हमला किया गया, और साबिर वहीं मारा गया। दाऊद के लिए ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी और बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत प्यार करता था और अपने भाई को बहुत मानता था। हालांकि देखा जाए तो साबिर का भी नाम बहुत बहुत ज़्यादा था, और डॉन के मामले में वो कहीं ना कहीं दाऊद से आगे था, और साबिर का उस समय सिक्का चला करता था। तो साबिर को तो विपक्षी गैंग ने निपटा दिया। फिर उसके बाद गैंग वार शुरू हो गई, और दाऊद चुप नहीं बैठा, और उसने ऐसा कुछ किया कि पुलिस के द्वारा उसने जो है उसका इनकाउंटर करवाया जिसने साबिर को मारा हुआ था। तो एक इनकाउंटर में तो वो सफल हो गया, उसने पुलिस से इनकाउंटर करवाया, क्योंकि वो पुलिस का भी काम करता था। तो पुलिस कहीं ना कहीं पहले गुंडे मवालियों की और डॉन लोगों की हेल्प लिया करती थी। उसके हेल्प से उसको कई काम उसके हो जाया करते थे, कि दोनों गैंगों में आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं इनका फायदा पुलिस प्रशासन का हुआ करता था। तो ये सब करते करते दाऊद एक मर्डर मिस्ट्री में भी आ गया, और मर्डर ये कराना शुरू कर दिया इसने। इसकी गैंग दिन पर दिन पावरफुल होती गई, ताकतवर होती गई। यही सब करते करते इसने फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी वसूली करना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री का एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। फिल्म इंडस्ट्री का वाकया यह था कि एक डायरेक्टर को इसने उठवा लिया, और उठवाने के बाद उससे पैसे मांगे, क्योंकि उसकी वो पिक्चर बहुत चली थी, और उस पिक्चर का जब पता चला कि इसने लाखों रुपए कमाए हैं तो उससे वसूली के लिए उसको उठवा लिया, और उसको उठवा के लंबी मोटी रकम ली, और इस चीज़ में वो सफल भी हुआ, उसको पैसा मिला भी। पैसा मिला,
पैसा मिलने के बाद फिर इसकी जो है जीभ लपलपाने लगी। तो इसने फिर सोच लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और फिल्म इंडस्ट्री में डॉन की एंट्री अगर हो जाएगी तो इसका बहुत सारा काम होगा। उसको फिल्म इंडस्ट्री पसंद भी थी, हीरोइनों से उसको उसके संबंध भी थे, कई अभिनेत्रियों से उसके संबंध भी थे। और आज तक दाऊद और फिल्म इंडस्ट्री का नाता खत्म नहीं हुआ है, किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी खबर के रूप में सामने आ ही जाते हैं। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में भी इसका हाथ था, मगर दाऊद तब मुंबई में नहीं था। दाऊद के बड़े भाई के मरने के बाद 2-4 साल बाद ही दाऊद पर कई केसेस लगने लगे और इसको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ कि हम इंडिया में अब सुरक्षित नहीं हैं। तो दाऊद का काम तो चलता रहा, उसकी डी कंपनी चलती रही, उसकी सारी कंपनियां चलती रही, स्मगलिंग उसकी चलती रही, क्योंकि उसकी स्मगलिंग का काम अब इंडिया लेवल पे नहीं, उसका वर्ल्ड लेवल पे हो गया था और कई देशों की पुलिस की नज़र दाऊद पे थी। दाऊद किसी तरीके से दुबई चला गया और दुबई से उसने अपना गोरख धंधा चालू किया और अपने गोरख धंधे को नेशनल से इंटरनेशनल किया और बढ़ाता रहा। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान ने उसको शरण दी और कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान की सरकार को भी कभी न कभी चलाने में पूरा हाथ देता है। जब पाकिस्तान के पास पूरी झोली खाली हो जाती है तो एक बार तो दाऊद ने इतना पैसा आया दाऊद के बाद, दाऊद ने सरकार को सरकार चलाने के लिए पैसा दिया और इसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसको संभाला पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का माई बाप ही हो गया है दाऊद और पाकिस्तान में शरण लिए हुए है। तो तभी अभी अमेरिका और ब्रिटेन और इंडिया जैसे देश भी इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक दाऊद को ये हासिल नहीं कर पाए, पता नहीं कर पाए। तो साथियों, दाऊद का जो खेल था वो ऐसा ही रहा है और आज तक अगर देखा जाए तो डॉन का नाम जब भी लिया जाता है तो दाऊद इब्राहिम का नाम दिमाग में आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले खबर चली थी कि ये दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, उसकी हालत गंभीर है। दाऊद लगभग 70-75 साल उसकी उम्र होगी, 75 साल से ऊपर ही उम्र होगी। 1955 में वो पैदा हुआ था, तो 45 + 23 तो 70 से ऊपर की इसकी उम्र है और इसको किसी पे भरोसा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कई देशों में इसके महल भी हैं और कई देशों में रहता भी है, कब कहाँ चला जाता है ये कोई जान नहीं पाता है। मगर अभी इंडिया के इंटरपोल ने ये बता दिया है कि दाऊद का जो जहर वाला जो खबर थी वो झूठी है और झूठी फैलाई गई है। दाऊद अभी मरा नहीं है, दाऊद अभी जिंदा है। तो साथियों, यही कहूँगा, डॉन अभी जिंदा है। दाऊद इब्राहिम का नाम ही काफ़ी रहता है लोगों के लिए, लोगों के दिमाग में एक डर रहता है दाऊद इब्राहिम का नाम जब लिया जाता है। इस चैप्टर का अंत कब होगा ये तो समय ही बताएगा, मगर इसकी जो कहानी थी, इसकी जो कहानियाँ और भी हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया, ज़्यादा समय नहीं लिया। बहुत लंबी कहानियाँ हैं, इस पर कई पिक्चरें भी बन चुकी हैं और इसके मरने के बाद भी लगता है कोई बड़ी पिक्चर बनेगी। तो दाऊद की एक कहानी थी साथियों। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।